हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अब आपको बहुत ही इजी चैप्टर है। पहली चीज़ तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत टाइम हमें इसमें नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेसिक चीज़ है जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं, आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर। अब वो चीज़ क्या है कि आपने बहुत बार नाम सुना है एब्जॉर्प्शन और साथ साथ सुना है एड्सॉर्प्शन। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है बी और डी के बीच में। अब इस बी और डी के बेसिक अंतर को बड़े ही ध्यान से, मेरी हर एक बात को गौर से सुनना है, और जो चीज़ मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या करोगे, ट्रिक वे में लिख लो, याद करने के लिए तो वो काम करना है। तो होपफुली तैयार होंगी तुम्हारी नोटबुक और तुम्हारी वाटर बॉटल और प्यारी सी स्माइल। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को जो कि है बेसिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। आइए, अब सबसे पहले एक चीज़ बताओ, क्या बना हुआ है, क्यों हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फेज, इस तक तो बाद में पहुंचोगे। इससे पहले जो सीखोगे वो क्या है, तो सुनो। ब्लैंक स्लेट चाहिए मुझे, ये लीजिए। आगे मैंने बोला अभी आपसे 2 टर्म, एक साइड लिख लेती हूँ, अब्जॉर्प्शन ठीक है, और एक तरफ मैं ले लेती हूँ एड्सॉर्प्शन। अब बड़े ही प्यार से और तरीके से 1 to 1 समझेंगे। अब पहले चर्चा कर रही हूँ मैं इस दर साइड पे, क्या है एब्जॉर्प्शन। अब सुनना, अब यहाँ वर्ड लिखा है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो अब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं सरफेस के अंदर तक जो चीज़ चली जाए उसकी बात होगी। तो देखो, अगर आपको याद हो, घर पे बर्तन कभी तो धोए होंगे जब मम्मी डांट देती हैं, या फिर इमरजेंसी में, या फिर जब कोई शैतानी कर दी तो उसको छुपाने के लिए हम बर्तन धोते हैं। तो किससे धोते हैं? स्पंज से। तो देखो ये स्पंज है और यहाँ क्या है, वाटर। समझना, ठीक है। अब जब तक ये स्पंज जो है आपका इजी पड़ा है तो ये बड़ा ही खुश है, क्योंकि ये है स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट। अगर देखा हो ये कार्टून, बहुत चलता था। तो ये जनाब क्या है, अपने एक फिक्स शेप में है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, वाटर के अंदर, चलो डार्क ब्लू कलर का वाटर बनाएंगे आज। जैसे ही मैंने यहाँ क्या किया, ये है वाटर, ठीक है, लेट अस सपोज, और इसमें हमने रख दिए कौन, स्पंज बाबा। अब जैसे ही ये स्पंज जी इसमें आए तो इन स्पंज जी की तो आंखें खुली रह गई। क्यों खुली रह गई? ये खुश, और खुश तो इनका इजीली इन्होंने क्या किया, वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। मीन्स इनका जो ये शेप था ये क्या हो गया, अब वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, फूल गए, खुशी से फूले नहीं समा रहे, वो वाली कहावत इन्होंने पूरी कर दी। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब कभी भी वाटर सरफेस के अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाए तो उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब देखो, जैसे कभी भी हम नॉर्मली खाना पीना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो पानी फैल गया टेबल पे, फैल गया तो आप क्या करते हो, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या करता है, सोक कर लेता है पूरे वाटर को। उसका सोक मतलब उसने पूरा की पूरा उसको अब्जॉर्ब कर लिया। वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ ये जो इसके बड़े भैया हैं एड्सॉर्प्शन जी, ये क्या कह रहे हैं, तो ये जनाब कह रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं अब्जॉर्ब तो होऊंगा, अब्जॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब होऊंगा। देखो डिफरेंस क्या है, एड्सॉर्ब और यहाँ क्या था, अब्जॉर्ब। पहली चीज़ तो ये पिक करो, साथ साथ इसमें क्या पिक करोगे, ये, और यहाँ ये, ठीक है। ये कहते हैं सरफेस के अंदर की बातें, और ये जनाब सरफेस के ऊपर। तो याद रख लोगे, ठीक है। अब देखो सुनो, एड्सॉर्ब जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात करे, सरफेस ओनली।
अब कहो कि मैम एग्जाम्पल दो, जैसे ये तो हमें समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल से बताओ। आपने कभी अपने टीचर्स को देखा है जब वो चॉक से बोर्ड पे लिखते हैं? अब मेरे पास तो डिजिटल है, चॉक बोर्ड वाली अगर अपन बात करें, चॉक से लिखते थे जब बोर्ड पे आपके टीचर्स। चलो बोर्ड बनाएंगे, है ना, और बोर्ड पे वाइट चॉक से वो लिखा करते थे जब आप सीखते थे क्या, सरफेस केमिस्ट्री। ये आपके टीचर ने लिखा और यहाँ पर चॉक रख दी, ये आपकी चॉक। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका बोर्ड जनाब थे, यहाँ पर जो आपके टीचर चॉक से लिखते थे, क्या ये पूरा की पूरा इस सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब होता था? सिर्फ ऊपर ही तो रहता था। आप क्या करते थे, थोड़ी देर बाद उठाए डस्टर बाबा और होल रब आउट, तो क्या होता था, सारा की सारा रब हो जाता था। तो इसका मतलब क्या कि ये सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब है, ना कि इन अंडर द सरफेस ऑल्सो। तो ये फेनोमेनन क्या कहलाया, एड्सॉर्प्शन। दो चीज़ें क्लियर हुई, बात समझ में आ गई। यहाँ स्पंज बाबा ने आराम से सारा पानी सोख कर लिया, खेल रहा है, फैल गया। ये सिर्फ सरफेस तक की बातें करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए। अब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ अब्जॉर्ब एंड व्हाट इज़ एड्सॉर्ब। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। तो अब सुनो नेक्स्ट बात। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केस में तुमसे बात करूँ, क्या कहा है मैंने, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो चलो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो, जब कभी भी मैं बात करूँगी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो कैसे याद रखोगे, जब बात होगी सॉल्यूट की, सॉल्यूट है तो वो कहलाएगा अब्जॉर्बेट, ठीक है, और जब सॉल्वेंट है तो ये कहलाएगा एब्जॉर्बेंट। आगे बात समझ में, और याद रहना चाहिए एब्जॉर्बेट कौन है, वाटर, और ये कौन है, स्पंज। किसके केस में बात की है मैंने इन दोनों की, अब्जॉर्प्शन में। कर लोगे, सॉल्यूट एब्जॉर्बेट कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन और गलती के चांसेस यहाँ होते हैं। क्या कहलाता है एब्जॉर्बेट, ये क्या कहलाता है एब्जॉर्बेंट। एंट ऐसे याद रख लेना, कर लोगे। ये तो ऊट है तो एट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रिलेट कर लेना अगर भूलते हो तो। चलो हो गई बात। अब आ जाते हैं बैक टू दिस। तो अब एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ, एड्सॉर्प्शन क्लियर हुआ। अब 1 to 1 एग्जाम्पल के साथ इसके बेसिक्स समझते जाते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले क्या है, सरफेस केमिस्ट्री किस फेनोमेनन से सरफेस केमिस्ट्री किससे डील करती है, जो अकर होते हैं सरफेस पे और इंटरफेसेस पे। अब आप मुझे बताओ, सॉलिड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एड्सॉर्प्शन, लिक्विड्स में क्या हो रहा है और गैस में क्या हो रहा है। तो देखो, अगर सॉलिड्स की बात करते हो आप, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में भयंकर कॉलिजन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तो फुल एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है। लिक्विड में बात करोगे तो एब्जॉर्बिशन भी है और एड्सॉर्प्शन भी है। गैस में आप देखोगे तो मॉलिक्यूल्स दोनों फेजेस शो कर रहे हैं। अब हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे 1 to 1। तो आओ, ये तो पढ़ लिया अपन ने, अब आ जाओ। अब ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। क्या होता है, कंप्लीट मिसिबिलिटी यहाँ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर गैसेस के अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं होगा। दूसरी चीज़, वो मॉलिक्यूल्स जो सिचुएटेड हैं इंटरफेस पे, उनको आप क्या कहते हैं, वो डिफरेंट बिहेव करते हैं बल्क फेज से। अब बल्क का फेनोमेनन लगता है कहाँ पर, एब्जॉर्प्शन में। ये भी चीज़ याद रखना, इधर लिख देती हूँ। जब आप थ्रू आउट द बल्क फेज की बात करेंगे तो वो किसकी बात होगी, एब्जॉर्प्शन की। और जब कभी भी बात होगी इंटरफेसेस पे, यानी कि सरफेस ओनली, तो आप क्या कहेंगे उसको, एड्सॉर्प्शन की।
द नियरर द मॉलिक्यूल इज टू द सर्फेस द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ड्यू टू एसिमेट्री। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के पास होंगे उतनी ही ज़्यादा उनका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। और क्या रीज़न है उसका? एसिमेट्री। क्या मतलब है इसका? तो आओ समझते हैं। इसका मतलब है ये कंटेनर है, ठीक है, और यहां तक मेरा इसमें वाटर लेवल है। वाटर है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, XYZ। अब देखो, अब यहां पर मैंने क्या किया कि ये मेरा कोई मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ भी एक और मॉलिक्यूल, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब इसके अंदर अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो आप देखोगे इसको यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से भी और चारों तरफ से फोर्स है। जबकि अगर इसी की जगह मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये लीजिए, मैंने लिया सरफेस पे, ठीक है, तो आप कहेंगे इसको यहाँ से पुल होगा, यहाँ से भी होगा और नीचे से। इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कॉज कौन कौन से हैं? 3 जगह से फोर्स लग रही है, ठीक है। और यहाँ इसको आप कहेंगे कि ये वाले केस में तो बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर FOA इक्वल है। दूसरी चीज़ कि सिमेट्री भी है, क्योंकि हर तरफ से आप देख रहे हैं इक्वल फोर्स लग रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं सरफेस पे बात, तो आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल को 3 साइड से फोर्स है। चौथा, अगर इसको बैलेंस करना है तो ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ आता है तो ये बैलेंस होगा। तो ये कौन सा केस हुआ? अनबैलेंस्ड, लेस FOA एंड एसिमेट्री। तो बात समझ में आई जो हमने अभी पढ़ा। The nearer the molecule is to the surface, the greater the magnitude of the force due to asymmetry. क्यों है greater? क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है। चलिए अब आओ, अब देखो ये सरफेस की बात कर लूँ, ये बल्क की, जो मैंने अभी आपको इंडिविजुअली बना के दिखाया, ये इसी को देखो इस फॉर्म में भी चेक कर लो। तो यहाँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ये रहा, और एक ये रहा। तो अब इस सरफेस वाले को चेक करो, और ये तो है आपका सरफेस वाला, इसके पास ऊपर की फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ से इक्वल फोर्सेस हैं, यहाँ चारों तरफ से ही इक्वल फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया सरफेस टू बल्क, बल्क फेनोमेनन और सरफेस फेनोमेनन। चलो अब यहाँ देखो ऐसे ही, ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये तो पूरा बल्क मॉलिक्यूल है। इक्वल फोर्स ऑफ बैलेंस्ड है, सारी चीज़ है। यहाँ फिर से वही चीज़ आ जाएगी, हाई एनर्जी होगी बाउंड्री मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना होगा? इनर्ट फेस की तरफ होगा। किधर होगा? इनर्ट फेस की तरफ होगा रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ इसको इक्वलाइज करने के लिए अगर आउटर 2 और मॉलिक्यूल्स चाहिए तो वो होने भी चाहिए। अगर वो होंगे तो बिल्कुल ये इक्वलाइज हो जाएगा। चलो अब मॉलिक्यूल, एक सरफेस एक बल्क, तो हमने जो सारी चीज़ समझी अब उसको थ्योरी में सुनो। सरफेस पे क्या है? एक्सपीरियंसेस अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स रिजल्टिंग इन अ इनवर्ड पुल। यही देखा हमने सरफेस वाले में कि यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट था और 3 जगह की फोर्स लगी हुई थी, और आपने क्या देखा कि रिजल्टेंट क्या है? इनवर्ड पुल। जबकि यहाँ आपने देखी एक्सपीरियंसेस बैलेंस्ड फोर्सेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, दिस 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 एंड दिस, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम का स्टेट साइन हो रहा है। अब देखिए, सरफेस टेंशन क्या एक्सप्रेस करता है? फोर्स को एक्सप्रेस करता है, जहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को तो आप सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या होता है बेसिकली सरफेस टेंशन? भैया सरफेस की टेंशन। नॉर्मल वर्ड को ही पकड़ लो, तो अब कहूँ अगर मैं मैम की टेंशन, तो जो टेंशन मुझे हो रही है वो मेरी टेंशन। अब यहाँ टेंशन सरफेस को हो रही है तो सरफेस की टेंशन, लेकिन सरफेस को यहाँ पर फ्यूचर करियर की टेंशन नहीं है।
यहाँ सरफेस को मॉलिक्यूल्स की टेंशन है, किस फॉर्म में कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ फोर्स को, जहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो अब देखो जनरल इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अभी आपने जो सुना वो क्या था, एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन, वहाँ से हम गए एब्जॉर्ब पे और एड्जॉर्बेट पे। उसके बाद आपने सुना बल्क फेनोमेनन और सरफेस फेनोमेनन, दोनों की बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड स्टेट सुने, साथ साथ सिमेट्री और एसिमेट्री की बात की, कब कब इन्वर्ट पुल होगा और कब यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, और आपने मल्टी डायरेक्शनल भी चेक किया है। अब सुनो, सरफेस केमिस्ट्री जो है एक केमिस्ट्री है जो क्या करती है, आपको क्या क्या बताती है, सरफेस और इंटरफेस के बारे में, मतलब जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है दो बल्क फेसेस को। पहली चीज़ तो ये, आप बात करें अगर प्योर केमिकल्स और सॉल्यूशंस की, वो क्या बनाते हैं, दो बल्क फेजेस। अब यहाँ पर वो दो बल्क फेजेस कैसे बनाते हैं, अगर मैंने आपसे कहा सॉलिड लिक्विड, तो क्या आप ऐसे लिखते हो, सॉलिड लिख दिया, लिक्विड लिख दिया, नहीं ना, आप या तो बीच में हाइफन लगाते हैं या आप स्लैश लगाते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हम बिल्कुल यहाँ पर स्लैश और हाइफन का यूज़ करते हैं दो बल्क फेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सॉलिड लिक्विड और दिस इज यूज टू सिग्निफाई द इंटरफेस। इससे आपको क्या पता चलता है इन हाइफन और स्लैशेस से, इंटरफेस के बारे में। पहली चीज़ तो ये, साथ साथ क्योंकि गैसेस क्या है, इंटायरली मिसिबल होती हैं, तो उनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेस नहीं होता है, ये बात याद रखना। इनिशियल में भी अभी आपको मैंने बताई, ड्यू टू हाई मिसिबिलिटी देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन दैम। चलो अब बात करें अगर डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, कोरोजन या फिर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की, इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड अदर इम्पॉर्टेंट जो हमें इंटरफेस पे देखने हैं, 1 to 1 चर्चा भी करेंगे। कौन कौन से हैं, क्रिस्टलाइजेशन, कोरोजन हम पढ़ भी चुके हैं, फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस तक तब पहुंचेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कैटालिसिस, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंडिंग आर्क मेथड एंड हार्डले-शेल्स रूल, जहाँ गोल्ड नंबर की भी चर्चा की जाएगी। तो ये सब प्रोसेसेस आपको कहाँ पढ़ने हैं, जो इंटरफेस पे होते हैं वहाँ। अब चलो, अभी जो दो टर्म सीखी थी, कौन कौन सी, एक थी एड्जॉर्बेट, दूसरा क्या था, एड्जॉर्बेंट। अब इनके बारे में छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। क्या है एड्जॉर्बेट, आप किस मटेरियल को कह रहे हो, जो एड्जॉर्ब हो जाता है किसी भी सरफेस पे, लेकिन सिर्फ सरफेस पे, सरफेस के अंदर नहीं। पहला पॉइंट याद रखोगे। एग्जाम्पल, अगर कोई गैस है जो एड्जॉर्ब हो रही है सरफेस पे, किसके, सॉलिड के पे, तो गैस को आप क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेट। मैंने कहा कोई गैस है और वो सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है, तो आप उसको क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट। लाइकवाइज अगर एड्जॉर्बेंट की बात की जाए तो वो सब्सटेंस है जो कहाँ पर होगा, सरफेस पे जहाँ एड्जॉर्प्शन होना होगा, सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन अकर्स। ठीक है, दो चीज़ें याद रख लोगे, आ जाओ। सो अब इसका मतलब, तो एड्जॉर्बेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों ही केसेस देखे, गैस वाला सॉलिड के केस में और दूसरा लिक्विड के केस में, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड की भी। साथ साथ जो मेटालिक पाउडर्स होते हैं, या फिर आप कहें पाउडर्ड चारकोल, एनिमल चारकोल, सिलिका पाउडर, ये सारे की सारे ऐसे एड्जॉर्बेंट हैं जो क्या हैं, ह्यूमनली एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप कहें तो इंडस्ट्रीज से भी अगर एम्प्लॉय हुए हैं तो ह्यूमंस के थ्रू हुए हैं। और इन्हीं के बेसिस पे आपने ये सारे डिस्कशन से पता किया था कि हाँ जी बिल्कुल, एड्जॉर्बेंट वही चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, सरफेस पे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? अब पॉजिटिव कब होंगे, जब आप कहेंगे कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पाए जाएं, कहाँ पर, सरफेस पर, ये है आपका सोल्यूट। और नेगेटिव कब होंगे, जब सॉल्वेंट जो है वो आपका सरफेस पर ज़्यादा पाया जाए, मतलब सोल्यूट कम मात्रा में पाया जाए। तो इस तरीके से एक बेसिक डिफरेंस भी याद रखना। अब आओ, तो अब देखो ये सॉलिड है मेरा, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एड्जॉर्बेंट की तरह, और यहाँ से ये क्या है, एड्जॉर्बेट, जो कि क्या है, गैस और सॉल्यूट। So, the phenomenon of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid
resulting into higher concentration of the molecules on the surface is simply called as adsorption। बिल्कुल डेफिनेशन फॉर्म में भी याद रखो। ऐसे तो समझ में आ गया सारी चीज़ अच्छे से, लेकिन लैंग्वेज थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और घूम जाते हो कहाँ, लैंग्वेज में। तो क्या क्या इसमें वर्ड जो है याद रखना है। पहली चीज़ अट्रैक्टिंग, दूसरी चीज़ रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स किसके, ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस, अब वो सॉलिड के हों या लिक्विड के हों, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हाई कंसंट्रेशंस हो रही हैं। किसकी हाई कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स की। कहाँ पर, सरफेस पर। ठीक है, ये लीजिए। अब इससे अगर मैं पूछूं, ये एक सॉलिड, ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स, मुझे बताओ ये कॉज किसका है। लाइकवाइज ये सॉलिड, और यहाँ पर आप देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे भी हैं और सरफेस से लेयर के अलावा बाहर भी हैं। तो ये क्या है, एड्सॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस ने क्या किए हैं, एड्सॉर्ब किए हैं। ये अभी कुछ पढ़ा था कि सॉलिड की सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे, वो कॉज है ये। ठीक है, चलो। वाइल एड्सॉर्प्शन इम्प्लाइज डिपोजिशन एट द सरफेस ओनली, रट चुका होगा आप तो दिमाग में, इतनी बार रिपीट कर दिया मैंने। अब्सॉर्प्शन इम्प्लाइज पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी ऑफ सॉलिड। सीधी बात ये याद रखना, बी आ जाए, अब्सॉर्प्शन आ जाए तो पेनिट्रेट कर देगा बॉडी को सरफेस के अंदर तक। एड्सॉर्प्शन डी आ जाए सिर्फ सरफेस पे। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब ये क्या है, एब्जॉर्बेट। ये जो बाहर पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये सब की सब क्या है, एड्सॉर्बेट। और ये जो पूरा इनर पार्टिकल्स है ये क्या है, एड्सॉर्बेंट। ऐसे ही यहाँ चेक कर लीजिए, ऐसे ही वहाँ। ये अब्जॉर्ब्ड है, ये एड्सॉर्ब्ड है। डिफरेंस दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है, सी। और ये क्या है, पेनिट्रेट करके लेयर के अंदर चला गया, गया या नहीं, पूरे के पूरे सॉल्वेंट में है। यहाँ सिर्फ आउटर सरफेस पे है, आउटर कवरेज पे है, तो हमें डिफरेंस इजीली समझ में आ गया। दिस इज एड्सॉर्ब्ड एंड दिस इज अब्सॉर्ब्ड। अब एड्सॉर्प्शन के भी कुछ और फेनोमेनन्स हैं और पार्ट्स हैं, वो क्या हैं, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, ऑक्लूजन। इन पर भी अपन चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। अभी हमें सिर्फ पार्ट सुनने हैं। पहले हम एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन को कवर करेंगे कंप्लीट, फिर हम इसके सब पार्ट्स पे जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं जिससे याद रहें। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एड्सॉर्प्शन क्यों कहला रहा है, क्योंकि कहाँ है, सरफेस पे है कि नहीं। ठीक है, अब तुम कहोगे ये डिसॉर्प्शन क्यों है, सरफेस से ऊपर है ना, सरफेस पे भी नहीं है, सरफेस के बाहर है, तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन। और ये जनाब कौन है, ये तो आ रहे हैं अभी, ये तो ऑक्लूजन वाला फेस है, ये तो आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ एब्जॉर्प्शन का फेनोमेना क्यों नहीं है। हमने तो एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन एक साथ पढ़ा था, यहाँ एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं है। एड्सॉर्प्शन भी है, डिसॉर्प्शन भी है। एब्जॉर्प्शन बना दो इसको, चलो। एब्जॉर्प्शन कैसे बनेगा, ऐसे। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। बना लिया बस। अब अगर ये समझ में आ गया तो फिर कोई चर्चा की दिक्कत है ही नहीं। अब चलो, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एड्सॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय अ चारकोल, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ चारकोल। दोनों ही एड्सॉर्प्शन के सरफेस पे ही रहेंगे। ये देखो डाई और चारकोल वाला, हमने क्या किया है, यहाँ पर डाई का एड्सॉर्प्शन हुआ है किसके थ्रू, चारकोल। आपने यहाँ पर डाई को प्लेस किया और यहाँ पर चारकोल क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेयर पे एड्सॉर्ब हो रहा है। और ऐसे ही अगर आप गैस मॉलिक्यूल के केस में बात करोगे तो ये देखो गैस मॉलिक्यूल्स, ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल, लेकिन मजाल की ये अंदर एंट्री कर पा रहे हो नहीं, तो ये किसका पार्ट हुए, एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स। आ जाओ, मैकेनिज्म की बात करें तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक चेन शीट लिया है, पूरा चेन फॉर्म है। तो आप देखो यहाँ प्लैटिनम और H2 की बात हो रही है। ये क्या है, रेजिडुअल वैलेंसी। जब इनकी बॉन्डिंग होगी तभी तो जाके ये किसका गैस बनेंगे, एब्सॉर्प्शन का। ये बिल्कुल सेपरेट है।
मैकेनिज्म अभी आपको नहीं समझना है क्योंकि हम 1 to 1 इनको डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले समझ रहे हैं बेसिक, तो इसको अपन दोबारा उठा लेंगे। चलो अब पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या कहा है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या कहती है ये? एड्सॉर्प्शन के दौरान हमेशा क्या होता है, एक डिक्रीज होता है रेजिडुअल फोर्सेस में। कहाँ पर? सरफेस पर, क्योंकि बात जो है बार बार कहाँ चल रही है? सरफेस पर। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, जब कभी भी एड्सॉर्प्शन की चर्चा होगी तो आप याद रखेंगे कि क्या होगा? डिक्रीज होगा फोर्सेस में। और कहाँ होगा वो? सरफेस पे। ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, जो किसकी तरह से आपको यहाँ दिखाई देगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि बात चल रही है सरफेस पे, रेजिडुअल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको क्या टर्म दे सकते हैं? बिल्कुल सरफेस एनर्जी की टर्म दे सकते हैं। तो समझ आया? अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सरफेस एनर्जी और सरफेस एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टर्म आती है, तो आपको वही चीज़ याद रखनी है कि ये वही एड्सॉर्प्शन का केस है जहाँ पर रेजिडुअल फोर्सेस में जब डिक्रीज हो रहा था सरफेस पे, तो उसको कहा जा रहा था सरफेस एनर्जी, जिसको आप किसकी तरीके से देख रहे हैं? जो अपीयर कैसे होती है? हीट की तरीके से। दूसरी चीज़, एड्सॉर्प्शन फास्ट होती है शुरुआत में, बाद में क्या होती है? ये स्लो डाउन हो जाती है और फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन करती है। चलो, तो एड्सॉर्प्शन को लेकर बात समझ आई। अब सुनो, दोनों ही एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन के केस में जब दोनों एक साथ हो रहे हों तो क्या होगा? बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफन टेक प्लेस साइड बाय साइड। या तो आप कहेंगे 1 to 1 प्रोसेस होगा, या फिर हम इनको जनरल टर्म सॉर्प्शन नेम से भी बोलते हैं। जब आप दोनों प्रोसेसेस एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन को एक साथ कराएंगे साइड बाय साइड प्रोसेस से, तो उसको एक जनरल टर्म से जाना जाता है जो क्या कहलाता है? सॉर्प्शन। ठीक है, बिल्कुल। अब ये कैसे होता है? यहाँ देखो एड्सॉर्प्शन, वहाँ देखो एब्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सरफेस के ऊपर है, अंदर आने की हिम्मत ही नहीं है, कट है भाई, अंदर आते तो काम खत्म। यहाँ देखो अंदर भी है, सरफेस पे भी है, बाहर भी है। एब्सॉर्प्शन, जितना मन करेगा एब्जॉर्ब कर लूँगा। और यहाँ सेनापति अलाउ नहीं है। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है क्या कहलाता है? सॉर्प्शन। ठीक है, आओ अब इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस सुन लो। 1 to 1 सुनते जाओ, पूरा पार्ट समझ लिया, 1 to 1 सुनते जाओ। प्योरली फिजिकल फेनोमेनन एड्सॉर्प्शन, डी बड़ा सा लिख रही हूँ, डी यहाँ बड़ा सा लिखती हूँ, बी। ये कैसा है? फिजिकल फेनोमेनन है। इट कंसर्न विद द एब्सॉर्बेंट्स इंटायर मास। दूसरी चीज़, सब्सटेंस कहाँ होगा? सिर्फ सरफेस पे, पेनिट्रेट नहीं करेगा। वो कहाँ होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सॉलिड में और लिक्विड में। फ्री फेज में क्या होगा? कंसंट्रेशन जो है अब्जॉर्ब हो जाएगी और हमेशा हायर होगी। ये लो कंसंट्रेशंस के होते हैं। फास्ट शुरुआत में होते हैं, फिर स्लो होते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। जबकि ये जनाब क्या करते हैं? कांस्टेंट रेट में चलते रहते हैं। अब एग्जाम्पल्स, एड्सॉर्ब्स वाटर वेपर इन द फर्स्ट प्लेस, चारकोल एड्सॉर्ब्स अमोनिया, एक्टिवेटेड और एनिमल चारकोल इज यूज टू डिकलराइज शुगर सॉल्यूशन। ये आपके काम का नहीं है। टू डिकलराइज शुगर सॉल्यूशन, ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब द इंक, टिश्यू पेपर, स्पॉन्ज, मैंने दे दिए कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो इसके नहीं हैं, इसके हैं। Anhydrous silica gel absorb water vapors. It absorbed in water and forms NH3 NH4OH. चलो अब ये बताओ, ये कौन सा है? सबसे पहले इसको चेक करो, क्या ये बल्क और सरफेस वाला दोनों है? यहाँ एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन पैरेलली हो रहा है। ये किसका कॉज है? एब्जॉर्प्शन का। बैलेंस्ड, सिमेट्री और FOA। जबकि यहाँ बाहर का मॉलिक्यूल चाहिए, अनबैलेंस्ड, एसिमेट्री और लेस FOA। समझ चुके हैं? आराम से कर लेंगे। ठीक है। In the case of liquid, solid or metal,
ये किसका है, लिक्विड का है, ये सॉलिड के लिए है। चलो, in the case of liquid, solid, metal with unbound valencies, molecules at the surface experiences a net inward force of attraction. दूसरी चीज़, एड्जॉर्प्शंस अकर होगा वहाँ पर जहाँ पर एड्जॉर्बेंट सरफेस एटम्स एक्टिव होंगे। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहा इन्होंने कि एड्जॉर्प्शन हमेशा उसी सरफेस पर होगा जहाँ पर एड्जॉर्बेंट के एटम्स एक्टिव होंगे। साथ साथ अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है काफ़ी टाइप की, कौन कौन सी होती हैं अनबैलेंस्ड, अपन यहाँ पर वीकर फोर्सेस की बात करेंगे। होपफुली नाम याद आ जाना चाहिए, वंडरवॉल फोर्सेस, लैंडन फोर्सेस जिनको आप याद करते थे, एंड केमिकल बॉन्ड फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी इन एटम्स में, कैसे, फ्री वैलेंसीज की तरह। जबकि लिक्विड और सॉलिड्स की अगर आप बात करें तो वो अट्रैक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको कीप करके रखते हैं किसके, गैस के, और डिजॉल्व मटेरियल को सरफेस पे रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेजिडुअल और इम्बैलेंस्ड इनवर्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और साथ साथ फ्री वैलेंसीज होती हैं उनके सरफेस पे। तो देखो अब क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें एड्सॉर्प्शन की। देखो एड्सॉर्प्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों ने कभी भी कोई नया बैग खरीदते हैं, कुछ भी बैग खरीदते हो तो आप देखते हो उसमें अंदर एक छोटा सा पाउच आता है, कुछ ऐसा छोटा सा सैशेट आता है जिसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। देखा होगा, ये जो सिलिका जेल होता है ना, इसके अंदर ऐसे वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। क्यों रखा जाता है ये हर न्यू बैग में और इनमें, जिससे ये क्या करे, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर ले। बेस्ट एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं अपन किसके, एड्सॉर्प्शन के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ एनी गिवन कंपोनेंट एट द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड फेस, उसको ही आप क्या कह रहे हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है। दूसरी चीज़ कि एड्सॉर्प्शन हमेशा फॉलो किसके द्वारा होता है, हीट रिलीज। साथ साथ वो उसको क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है। क्यों बनाता है, जब भाई हीट रिलीज होगी मींस प्रोसेस गोज टू एक्सोथर्मिक। बस, तो बेसिक केमिस्ट्री। और इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो एड्सॉर्प्शन क्या है, H हमेशा वहाँ पर नेगेटिव होगा। जब गैस एड्सॉर्ब हो रही है तो मॉलिक्यूल्स को फ्रीडम है मूवमेंट का, होगा नहीं, क्योंकि भाई सरफेस पे ही स्टक हो गए, सारे सरफेस पे ही एड्सॉर्ब हो गए, तो ये कैसे मूवमेंट करेंगे, सो इनका रिस्ट्रिक्टेड होता है। साथ साथ एंट्रोपी जो होती है गैस की एड्सॉर्प्शन के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, मतलब S यहाँ डिक्रीज होगा। अब जब डिक्रीज होगा तो S बाबा क्या होंगे, नेगेटिव। अब सुनो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एड्सॉर्प्शन जो है हमेशा सिस्टम की एंथैल्पी को डिक्रीज करता है, साथ साथ एंट्रोपी को डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज किसको कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी को। कैसे, S डिक्रीज मतलब नेगेटिव, H डिक्रीज मतलब नेगेटिव, तो बचा क्या, डेल्टा G बाबा क्या कहते हैं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ओवरऑल जब ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं तो ये क्या बन गया यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है। The thermodynamic criteria for a process to be spontaneous is that delta G must be negative, that there must be a drop in free energy. तो भाई G तो कहता है नेगेटिव होना चाहिए। So G can be negative if H has sufficient high negative value and T delta has a positive value. अब देखो यहाँ H भी नेगेटिव है, S भी नेगेटिव है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर G को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जो हमारा T डेल्टा S है इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाना पड़ेगा। और किसके अकॉर्डिंग है ये, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो बात समझ में आ गई। ओवरऑल एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के हमने बेसिक फिनोमिनन्स अभी सीखे हैं। हमने सीख लिया सरफेस पर कौन रहेगा और घर में। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, छोटा भाई और बड़ा भाई घर का। जो छोटा भाई होता है वो क्या करता है, सबके पास उसकी सब जगह चलती है, डांट तो खानी नहीं है, डांट के टाइम पे बड़ा भाई
वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। गेट में घुसते ही कर दिया छोटे भाई ने कोई ना कोई बात, डांट उसी को खानी है। तो इसको ऐसे समझ लो, छोटा भाई परेशानी भी करेगा, सरफेस पे भी रहेगा, अंदर भी रहेगा, खेलेगा कूदेगा सबके वाहवाही में। तो कौन हो गया? अब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बड़ा भाई जो सिर्फ सरफेस पे रहेगा, छोटा भाई गलती करे तो भी संभालेगा, खुद को सरफेस पर रह के डांट खानी ही खानी है। अगली बात समझ? चलो, तो ऐसे अपन ने इस बेसिक पार्ट को किया है कवर। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपके साथ इसी के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।